कभी सोचा है कि एक स्कूल की किताब देश की सबसे बड़ी अदालत को हिला सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन देखिए, यही हुआ। एक मामूली सी लगने वाली पाठ्य पुस्तक ने, मतलब एक टेक्स्ट बुक ने, शिक्षा, लोकतंत्र और सत्ता की सीमाओं पर एक जबरदस्त राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। तो आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम के दिल में मौजूद एक बहुत ही गहरी दरार को सामने लाती है। तो कहानी शुरू होती है इस एक हेडलाइन से। देश के सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल के बच्चों के लिए बनी एक किताब पर बैन लगा दिया। जरा सोचिए, एक सोशल साइंसेस की किताब में आखिर ऐसा क्या लिखा हो सकता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को खुद दखल देना पड़ा? क्या इसमें कोई बड़ा राज था, या देश की सुरक्षा को कोई खतरा, या फिर कुछ और ही बात थी? दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ एक चैप्टर का था। एक ऐसा चैप्टर जो भारत की न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी के रोल को समझा रहा था। लेकिन ये कोई तारीफों का पुल नहीं बांध रहा था। नहीं, इसने कुछ ऐसे कड़वे सच सामने रख दिए जिन्हें आमतौर पर पर्दों के पीछे ही रखा जाता है, खासतौर पर बच्चों की किताबों से तो बिल्कुल दूर। तो सबसे पहले किताब ने उस पुरानी कहावत पर उंगली रखी कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। इसने बताया कि भारतीय अदालतों में कितने ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं, मतलब मामलों का एक विशाल ढेर लगा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, इसके साथ थे चौंकाने वाले आंकड़े। चलिए इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में 81,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग थे। आप सोचिए, ये देश की सबसे पावरफुल अदालत है और वहां भी हजारों लोग अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 81,000 कहानियां हैं जो अधर में लटकी हुई हैं। और ये तो बस शुरुआत है। अब एक लेवल नीचे आते हैं, राज्यों के हाई कोर्ट्स में। यहां यह आंकड़ा सीधा उछलकर 62 लाख हो जाता है। 6.2 मिलियन। ये तो किसी बड़े शहर की पूरी आबादी के बराबर है, जो सिर्फ न्याय का इंतजार कर रही है। इससे अंदाजा लगता है कि समस्या कितनी गहरी है। और फिर हम उस लेवल पे आते हैं जहां आम नागरिक सबसे पहले न्याय के लिए जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी निचली अदालतें। यहां यह आंकड़ा दिमाग घुमा देने वाला है। 4.7 करोड़, मतलब कुल मिलाकर 5 करोड़ से ज्यादा मामले। ये एक ऐसा बैकलॉग है जो पूरे के पूरे सिस्टम को जाम कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ देरी की नहीं थी। किताब एक कदम और आगे बढ़ गई और उसने एक ऐसी लाइन लिख दी जिसने सचमुच आग लगा दी। वो लाइन थी, लोगों को न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का अनुभव होता है। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, एकदम सीधा आरोप जो बच्चों की एक टेक्स्ट बुक में छपा था। और इसने सीधे सीधे सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर दिया। और जाहिर है, जब सिस्टम पर ऐसा हमला हो तो जवाब तो आना ही था। और जवाब आया, बहुत तेज, बहुत सख्त और बेहद शक्तिशाली। अदालत ने इस मामले को जरा भी हल्के में नहीं लिया। और देखिए, यहां एक दिलचस्प बात हुई। किसी ने अदालत में जाकर केस नहीं किया था। कोर्ट ने यह मामला खुद उठाया, अपनी खास पावर का इस्तेमाल करते हुए, जिसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जजों ने खुद माना कि यह किताब न्यायपालिका के लिए इतनी बड़ी खतरनाक बात है कि उन्होंने किसी के कहे बिना ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। चीफ जस्टिस की बेंच ने एक के बाद एक कई कड़े आदेश सुनाए। किताब की छपाई और बिक्री पर तुरंत रोक, इसके ऑनलाइन डिजिटल वर्जन पर भी बैन। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिक्षा अधिकारियों और एनसीईआरटी के डायरेक्टर को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी भेज दिया गया। संदेश एकदम साफ था, इसे हर हाल में हर जगह से रोकना है। चीफ जस्टिस ने जो कहा, उससे अदालत का गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। उन्होंने इसे एक गहरी साजिश बताया। मतलब उनकी नजर में यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये संस्था पर एक सोचा समझा हमला था। उन्होंने कहा, न्यायपालिका आज लहूलुहान है। तो सवाल उठता है कि अदालत ने इतनी सख्ती क्यों दिखाई? उनका तर्क यह था कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक बहुत अहम स्तंभ है और यह स्तंभ जनता के विश्वास पर टिका है। कोर्ट का मानना था कि बच्चों को भ्रष्टाचार के बारे में बिना पूरा संदर्भ दिए सिखाने से उस भरोसे की नींव हिल सकती है। लेकिन यहां एक और सवाल भी उठता है, क्या यह संस्था की रक्षा थी या फिर आलोचना को दबाने की कोशिश? अब इस फैसले का असर सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं रहा। इसने सरकार से लेकर शिक्षा की दुनिया तक हर जगह एक तूफान खड़ा कर दिया। कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों में किताब के पब्लिशर एनसीईआरटी ने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने पब्लिक में माफी मांगी, इस चैप्टर को निर्णय में एक चूक या एन एरर ऑफ जजमेंट कहा और देश भर से उन किताबों को वापस मंगवा लिया। दबाव कितना था, यह साफ दिख रहा था। यह मामला बहुत जल्द सरकार के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक कैबिनेट मीटिंग में इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कथित तौर पर कहा, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, और इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। पर इस पूरे हंगामे में वो अहम सवाल कहीं दब सा गया कि किताब ने जिन बैकलॉग्स की बात की थी वो आखिर हैं ही क्यों। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जजों की खाली पड़ी कुर्सियां, जुडिशियल वैकेंसीज। और ये पद खाली क्यों हैं? इसकी एक वजह है भारत का अनोखा अपॉइंटमेंट सिस्टम।
जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां जज ही दूसरे जजों को चुनते हैं। ये प्रक्रिया अक्सर काफ़ी धीमी और अपारदर्शी होती है, जिसकी वजह से पद खाली रह जाते हैं और केसों का ढेर बढ़ता जाता है। अच्छा, तो अगर कोई जज कुछ गलत करता है तो क्या होता है? जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, जवाबदेही तय करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। एक इंटरनल कंप्लेंट सिस्टम तो है, लेकिन उसके नतीजे शायद ही कभी पब्लिक होते हैं। और दूसरा रास्ता, संसद के जरिए महाअभियोग या इम्पीचमेंट। आज़ादी के बाद से आज तक भारत में एक भी जज को इस तरीके से नहीं हटाया गया है। ये लगभग नामुमकिन है। ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी लोकतांत्रिक सवाल पर ले आता है। एक ताकतवर संस्था के अधिकार और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही के बीच सही संतुलन आखिर क्या है? ये स्लाइड इस पूरी बहस का निचोड़ है। एक तरफ है न्यायपालिका का नजरिया कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हमें संस्था को आलोचना से बचाना होगा, और दूसरी तरफ है लोकतंत्र का मूल सिद्धांत कि कोई भी, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पब्लिक की जांच और सवालों से ऊपर नहीं हो सकता। और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब एक ताकतवर संस्था की इज्जत और नागरिकों के जानने के हक के बीच टकराव हो, तो जीत किसकी होनी चाहिए? एक लोकतंत्र में जवाबदेही पर आखिरी चैप्टर लिखने का हक असल में है किसका? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद हर समाज को इसका जवाब खुद ही खोजना पड़ता है।